जय हिंद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था, जिसमें अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। जिसमें अगर देखिएगा फर्स्ट पार्ट में हमने लैंड रिसोर्सेज, फिर हमने सॉइल रिसोर्सेज और उसके बाद हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। लास्ट पार्ट होगा आपका दोस्तों ये वीडियो, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी तो एक रिसोर्स है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। नॉलेज कैसल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नॉलेज कैसल को सपोर्ट दिखाइए अपना, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। आज का टॉपिक अगर हम शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere। अब देखिए क्या है ना, नेचुरल वेजिटेशन क्या, यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो पेड़ पौधे जो अपने आप से नेचुरली उगते हैं, नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में जानवर वगैरह आ गए, ठीक है, जानवर पक्षी वगैरह ये सब आ गए। तो आखिर ये इनकी जो लाइफ है ये कहाँ एग्जिस्ट कर पाएगी? क्या हाइड्रोस्फेयर में, सिर्फ पानी में? नहीं पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर में दिक्कत है, ठीक है। लिथोस्फेयर में, सिर्फ ज़मीनी हिस्से में नहीं। अगर एक सही देखिएगा, एक लाइफ इनकी अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो बायोस्फेयर में एग्जिस्ट करेगी। बायोस्फेयर क्या है दोस्तों? जहाँ पे आपका तीनों जो ये जोन्स हैं आपके, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये जो तीनों जोन्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं और एक जगह बनाते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसे बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर में आपकी हवा, एटमॉस्फेयर भी पाया जाएगा, पानी भी मौजूद होगा यानी हाइड्रोस्फेयर, और लिथोस्फेयर ज़मीनी हिस्सा भी होगा। तो ये देखिएगा तो एक बेस्ट पॉसिबल जगह है आपकी जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेचुरल वेजिटेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, जानवर वगैरह, वाइल्ड लाइफ वगैरह यहीं पे एग्जिस्ट कर पाएगी। तो ये था आपका, देखिएगा तो नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे और वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? बायोस्फेयर में। ठीक है, बायोस्फेयर क्या है? एक नैरो जोन है, किनके बीच में? हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर के बीच में। तो ये था आपका बायोस्फेयर, ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं हम। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फेयर में क्या होता है ना, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो जानवर, पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, इसमें क्या होता है, वैसे तो हम भी बायोस्फेयर में ही आते हैं, पर यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, एक दूसरे के ऊपर, जैसे जानवर पेड़ पौधों के ऊपर, ठीक है, इंटर रिलेट मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर इन्हें सर्वाइव करना है, ठीक है, तो इन्हें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कि इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स का। ठीक है, तो ये आपका हो गया इकोसिस्टम। बायोस्फेयर भी आप समझ ली, बायोस्फेयर एक जगह होती है, एक प्लेस होती है, ठीक है, एक जोन होता है जहाँ पे लिविंग बींग्स आपके क्या कहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं। आगे चलते हैं हम। प्लांट्स प्रोवाइड, अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपका टॉपिक है। अब देखिए आपका अगर देखिएगा तो बायोस्फेयर में या फिर नेचुरल वेजिटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो अभी हम आगे वाले स्लाइड में देखें। प्लांट्स प्रोवाइड्स, देखिए प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, देखिए प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, लेटेक्स यानी इससे रबड़ वगैरह बनती है आपकी, टर्पेंटाइल ऑयल, ठीक है, फिर आपका ये फैक्ट्रीज वगैरह में देखिएगा तो यूज़ होता है आपका, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो दी पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी। और जिस पेपर पे आप लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अपना पढ़ाई की चीज़ें लिखते होंगे, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? इन फॉरेस्ट से, इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो देख रहे हैं इन प्लांट्स से, इन पेड़ पौधों से हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। टिम्बर मिल रहा है, ठीक है, एनिमल्स के लिए देखिए शेल्टर का काम करती हैं ये, ठीक है, एनिमल्स के लिए देखिए शेल्टर का काम करती हैं। अब इन्हें देख लीजिए, ये ऊपर आराम से पेड़ पे बैठ रखे हैं, शेल्टर ही है इनका ये, ठीक है। ऊपर से देखिएगा तो ऑक्सीजन भी हमें इनसे मिलता है, बहुत मात्रा में ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। सॉइल को देखिएगा तो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक्ट शेल्टर बेल्ट का ये काम करते हुए आपको देखते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को देखिएगा तो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी जड़ें क्या होंगी, होल्ड करके रखेंगी पानी को नीचे, वो एकदम जाने नहीं देंगी। फ्रूट्स वगैरह मिलता है हमें, नट्स वगैरह मिलता है, लेटेक्स मिलता है, ठीक है, गम वगैरह हमें मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी
किन्हीं 3 मेडिसिनल प्लांट्स के आपको नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ये भी आपका एक देखिएगा तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पेपर मिलता है, पेपर जिस पे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, जिस किताब में अगर आप ये पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, वो भी पेपर है, वो भी कहाँ से है, आपका प्लांट्स वगैरह से बना है, ठीक है। तो ये है आपके प्लांट्स, फॉरेस्ट के यहाँ पे हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और वाइल्ड लाइफ का भी कुछ फ़ायदा है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज दी एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में आपके क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे जो पक्षी हैं वो आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, फिर आपके जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं, एक्वेटिक यानी जो पानी वगैरह में जो जीवन है वो भी आते हैं, जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स रहते हैं वो आएंगे, ठीक है। अब ये हमें क्या देते हैं, ये हमें मिल्क देंगे, मीट देंगे, हाइड्स देंगे और वूल देंगे, ठीक है। सर्दियों में तो वैसे भी वूल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठंड बहुत है ना, ठीक है। तो मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल आपको देखने को मिलते हैं, ये जानवरों से हमें मिलता है, वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं, ठीक है। अब जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी जो ये हनी बीज वगैरह होते हैं, ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन देखिए क्या होता है ना, अब जब एक यहाँ पे इमेज से मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपकी हनी बी है इस पे बैठी, एक फूल पे बैठी है, तो इस पे क्या होगा ना, जब ये बैठी है ना तो इसके साथ साथ कुछ सीड्स वगैरह भी ये इसके साथ लग जाएंगे, और ये जब दूसरी जगह जाएगी ना तो वहाँ पे इसके जो सीड से कैरी करके ले जा रही है वो गिरा देगी, तो वहाँ पे भी देखिएगा तो एक वेजिटेशन उग सकती है। तो ये एक पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये एक आपका एक हो गया पॉलिनेशन हनी बीज का। फिर एक्ट एज ए डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है दोस्तों, जैसे वल्चर्स का एग्जांपल, अब मैं चलिए आगे ले चलता हूँ आपको, ठीक है। इन्हें देखिएगा, वल्चर्स को देखिएगा आप, तो वल्चर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। क्या होता है ना, जो मरे हुए जानवर जो जानवर होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ये खाने का काम करते हैं, खाने यानी सफाई का काम करते हैं, आप समझ जाइए कि ठीक है। अगर वो साफ़ नहीं होगा तो बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, बैक्टीरियाज कई तरीके के पनप जाएंगे उसके देह में, ठीक है, आसपास की मतलब जगहों को दिक्कत होगी। तो वल्चर्स डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। और वल्चर्स को देखिएगा ना तो यहाँ पे डिड यू नो में अगर ध्यान से देखिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखी गई है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। वल्चर्स को देखिएगा तो दोस्तों हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, स्कैवेंजर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इनकी मृत्यु होते जा रही है। अब आप सोचेंगे मृत्यु कैसे हो रही है, तो दोस्तों किडनी फेलियर से हो रही है। अब आप सोचते होंगे आज तक तो यार इंसानों की किडनी फेल होते हुए देखी है, सुनी है, ये वल्चर्स की भी मतलब गिद्धों की भी देखिएगा तो आपकी किडनी फेल हो रही है। तो जी बिल्कुल, इनकी भी मृत्यु आपकी किडनी फेल होते हुए दिख रही है, ठीक है। किडनी फेल होने से इनकी मृत्यु हो जा रही है। अब इनकी किडनी क्यों फेल हो रही है, अब देखिए क्या होता है ना, जो ये जानवर वगैरह खाते हैं ना, कभी क्या होता है, मान लीजिए भेड़ है, एक जानवर है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब क्या हुआ, जब ये ठीक ठाक था तो हो सकता है इसे कहीं चोट लगी हो, चोट लगी होगी इस भेड़ को, तो दर्द हुआ होगा, पेन हो रहा होगा। तो उसमें क्या कहता है कोई, ठीक है, अगर पेन होता है ना तो लोग क्या करते थे, इन्हें एक दवाई आती थी पेन किलर जानवरों के लिए, जिससे हम क्या कहते हैं, डाइक्लोफेनेक कहते हैं। जैसे हमारे लिए क्रोसिन होती है ना, तो डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर होती थी जो इन्हें दे देते थे भेड़ बकरियों को, अगर इन्हें दर्द कम करना है, ठीक है, पेन से अगर रिलीफ पाना है तो इन्हें डाइक्लोफेनेक एक आती है, आपकी ड्रग आती है, मेडिसिन वो आती है, दवाई आती है, वो इन्हें दे देते थे। तब इसके कारण क्या होता था, दवाई तो इन्होंने खा ली, अब जब ये मरते थे, जब ये गिद्ध इन्हें खाते थे तो उसके भी वो जो ड्रग की मात्रा होती थी वो वल्चर्स के अंदर भी चली जाती थी और उनको शायद सूट नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, उन्हीं ड्रग की वजह से इन जो वल्चर्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, इनकी किडनी फेल हो जाती थी। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे देखिएगा तो मतलब धरती पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर देखिएगा बर्ड्स या मतलब वाइल्ड लाइफ में से आपको क्रिएचर्स में तो ये दिखेगा, वल्चर्स एक क्लीनलीनेस का मतलब सफाई का काम करता है कि धरती से, ठीक है, सफाई का काम करता है। अब अगर यही नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो देखने को मिलेगी ही ना। तो इन ड्रग्स पे भी देखिएगा तो बात की गई थी, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इन ड्रग्स पे भी देखिएगा तो रोक लगाने की बात की गई थी कि कोई और मेजर आप अपनाएं, ठीक है, डाइक्लोफेनेक को यूज़ ना किया जाए। तो ये भी आपका डू यू नो में लिख रखा था, तो आपने ये भी जान लिया, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में देखिएगा तो मेनली 4 तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, श्रब्स हो गए और तुंद्रा वेजिटेशन होगी, ठीक है। तो वैसे अगर देखिएगा क्लास 7th में मैंने आपको ये डिटेल में कराया था, तो इतना डिटेल में तो इस चैप्टर में नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितना दे रखा है दोस्तों पहले उतना ही करा दूं, ठीक है। क्लास 7th में डिटेल में कराया था मैंने नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा वो चैप्टर। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इन एरियाज। अब फॉरेस्ट के अगर देखें तो फॉरेस्ट, श्रब्स, ग्रासलैंड्स और तुंद्रा वेजिटेशन, आपको यहाँ पे 4 तरीके से क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेचुरल वेजिटेशन को। In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. अब फॉरेस्ट किन्हें कहते हैं हम, ठीक है, जंगल कैसे किन्हें कहेंगे हम,
जहाँ पे भारी बारिश हो रही हो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। कॉन्गो के जंगल हो गए, फिर आपका ठीक है ये होगा, दो जंगल हो गए, अमेजोन ले लीजिए, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है तो आप समझ पाएंगे। अमेजोन के जंगल हो गए, रेनफॉल बहुत तेज़ होती है, मतलब देखिएगा तो रेनफॉल लगातार होती रहती है। फिर अगर रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। पेड़ पौधे बड़े बड़े होंगे तो इनमें क्या होगा, इन फॉरेस्ट में आपको वाटर सप्लाई की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखेगी, वाटर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। घने जंगल होते हैं अमेजोन में, तो ऐसा भी कहा जाता है कि सन की जो लाइट है वो ज़मीन पे पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती, नहीं आ पाती है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अमेजोन के एरियाज़ हो गए, ये फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लंग्स ऑफ अर्थ हम किसे कहते हैं? वैसे आंसर दे ही दिया, पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लंग्स ऑफ अर्थ हम किसे कहते हैं, ठीक है। कौन से जंगल को हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो रेनफॉल हाई होता है, देखिए वैसे तो ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह देंगे, ठीक है। अब फॉरेस्ट को भी हम क्लासीफाई करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को भी, पर वो डिवीजन मैंने आपको क्लास 7th में समझा दिया था, इस चैप्टर में आपका दे नहीं रखा है। तो सिंपल यहाँ पे हम फॉरेस्ट देख लिया, हमने फॉरेस्ट जान लिया फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको डिवीजन देखना है तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। अब नेक्स्ट चलें, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए क्या होता है ना, ग्रासलैंड्स में क्या होता है, ऐसा नहीं कि ग्रासलैंड्स में आपको सिर्फ घासें देखने को मिल जाएंगी, घास के मैदान वैसे कहते हैं इन्हें, ठीक है, घास वगैरह देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी रहते हैं, पर पेड़ क्या होता है कि थोड़ी दूर दूर डिस्टेंस पे रहता है। आप इस इमेज में अगर देखेंगे तो एक पेड़ यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा देखें थोड़ी दूर दूर है। तो ग्रासलैंड्स में क्या होता है ना कि मॉइस्चर की पहली बात तो कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है तो रेनफॉल भी देखिएगा तो यहाँ कम होता है, ठीक है। रेनफॉल कम होता है तो जाहिर सी बात है पेड़ों की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडरेट रेनफॉल की कंडीशन होती है, जिसके कारण क्या होता है ये ग्रासलैंड्स वगैरह बनते हैं। अब ग्रासलैंड्स का एग्जांपल देखिएगा तो सवाना ग्रासलैंड्स आपने सुना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो ग्रासलैंड्स आपने जान लिया। थर्ड अगर चलें हम तो श्रब्स की बात करेंगे, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, डेजर्ट्स वगैरह में, ठीक है, राजस्थान वगैरह के एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स क्या होते हैं, ड्राई एरियाज में उगते हैं, लो रेनफॉल होती है, ठीक है, लो रेनफॉल होती है, वहीं ये उगने कांटेदार झाड़ियाँ समझ सकते हैं आप, ठीक है, कांटेदार जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू दी ट्रांसपिरेशन। अब देखिए क्या होता है ना, पानी की वैसी कमी है, ठीक है, पानी की अगर कमी है तो एक तो इनके डीप रूट्स होते हैं, दूसरी क्या होता है ना इनकी जो पत्तियां होती हैं ना वैक्सी होती हैं, वैक्सी यानी मतलब समझ सकते हैं कि आप ना एलोवेरा आपने देखा, एलोवेरा उसको जब आप काटते हैं तो अंदर देखते नहीं वैक्स वैक्स सा लगता निकलता है, तो उसके कारण वैक्स सा होता है, मतलब चिपचिपी सी रहती हैं पत्तियाँ, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों की जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, जो मॉइस्चर का रिड्यूस होता है ना, ठीक है, मॉइस्चर का जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि जब पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे जो पत्ते होते हैं वो जो हवा में इवापोरेट कर देते हैं ना पानी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे, फिर पता ही है आपको कि पौधे का क्या हाल होगा, मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे ड्राई एरियाज में वैसे ही पानी की कमी है, लो रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, ऊपर से अगर ये ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया अगर देखिएगा मॉइस्चर की रिडक्शन अगर तेज़ है तब तो मर गए ये तो समझो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हें देखिएगा कि आप इनमें आपको वैक्सी लीव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी कि कोई जानवर आके मतलब सफाया ना कर दे उसका, पता चला वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो वेजिटेशन कम है, जानवर खा जाएंगे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ भी होती हैं कि जानवर खा ना सकें, तो ये हमें देखने को मिलता है थॉर्नी श्रब्स में। लास्ट अगर देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे तुंद्रा वेजिटेशन और कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस मोइसेस एंड लेशंस, ठीक है, काई वगैरह हमें देखने को मिलती, ठीक है। अब तुंद्रा वेजिटेशन आपकी पोलर एरियाज में पाई जाती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल के एरिया के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो तुंद्रा वेजिटेशन हमने देख लिया, चार तरीके से हमने नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड करके देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, ठीक है, स्क्रब्स हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स देख लिए हमने, फिर तुंद्रा वेजिटेशन देख ली, चार तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वैसे ये सारे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो आपका चैप्टर था क्लास 7th में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, एक मिनट।
अब देखने वाले हैं दोस्तों हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। अब देखिए क्या है ना दोस्तों, आपको भी पता है कि नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत तक आ पड़ी है। ठीक है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलों का सफाई कर रहे हैं, जंगलों में लगातार आग लग रही है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को हम देखिए ख़त्म कर रहे हैं। कई स्पीशीज़ तो ऐसी हैं वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ हो रखे हैं एंडेंजर्ड हो रखे हैं और कुछ वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल कैटेगरीज में हैं। तो ये इसकी कुछ वजह हम भी हैं, कुछ क्लाइमेट है, कुछ दिक्कत देखने को मिल रही, तभी तो हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। क्या है, जंगल क्या है, हमारी वेल्थ है यार। ठीक है, जंगल क्या है, वेल्थ है। बहुत सी चीज़ें हमें जंगल से मिलती है। ठीक है, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ये मैंने आपको ऑलरेडी आगे पढ़ा दी। प्लांट्स क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और यही क्या करते हैं, जब ये टुगेदर देखिएगा तो क्या बोलते हैं, दूसरे पे देखिएगा तो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट अगर एनिमल्स और आपके देखिए प्लांट्स हैं तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्लाइमेट्स भी जो चेंज हो रहा है। अब वो अलग बात है कि क्लाइमेट चेंज में भी सबसे बड़ा जो हाथ है वो ह्यूमंस का ही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हमें देखने को मिल रहा है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट से क्या मतलब है, ठीक है, जो जानवरों पेड़ पौधों या जो वाइल्ड लाइफ जो रहते थे, जो नेचुरल हैबिटेट था, नेचुरली वो जो घर बना हुआ था उनका, वो लॉस हो रहा है, वो वहाँ से हट रहे हैं। ठीक है, जानवर पेड़ पौधे कट रहे हैं। ठीक है, जो जानवर को रहने के लिए जो एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट हुआ था वही नहीं रहेगा तो ये लोग रहेंगे कहाँ, फिर ये लोग दिक्कत आती है। फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल। कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, और कुछ एंडेंजर्ड में, और कुछ तो ऐसी हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की तरफ जा बढ़ चुकी हैं। एक्सटिंक्शन एकदम ख़त्म यार, ख़त्म, इस धरती से ही ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, दिक्कत की बात है। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा तो आपको यही देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज का असर पहले देखिएगा तो ऐसा सुंदर सा हम एक इमेजिन करेंगे कि ऐसी पृथ्वी होगी, पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, वो आप कितने सारे पेड़ पौधे हैं, ये हमने पृथ्वी को इमेजिन किया। दूसरी तरफ अगर देखें ह्यूमन इंटरफेरेंस क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, कुछ ऐसा सीन भी हमारे दिमाग में आता ही होगा। पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं, पक्षी जो उड़ते थे चहचहाते थे। ठीक है, फिर जानवर सब खत्म, यहाँ पे पेड़ पौधे हम काटे जा रहे हैं। ये भी क्लाइमेट चेंज का हमें असर देखने को मिलता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो ह्यूमन बींग्स ही हैं। जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपके जो कारण हैं इन चीज़ों के ख़त्म होने के वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है यार, बेहिसाब काटा जा रहा है। ठीक है, जंगलों को काटा जा रहा है। सॉइल इरोशन हमें देखने को मिलती है। अब जब भाई जंगल ही नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी जो पकड़ के उनकी जड़ें रहती थी, अब वो जब जड़ें ही नहीं रहेंगी तो मिट्टी तो निकल लेगी। ठीक है, सॉइल इरोशन होते हुए देखेगा। जंगल काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए। कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से हो रही है जंगलों में, ठीक है, कि उसके लिए क्या हो रहा है, जंगल काटा जा रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। इसी कारण हमें फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिलता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि भाई अमेजोन के जंगलों में आग लग गई। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को ये देख रहे हैं, कुछ ऐसे टाइप के आपके जंगलों में आग लगती है। अच्छा लग रहा है देख के, नहीं लग रहा है, अंदर से रो रहा होगा मन। ठीक है, सुनामी भी एक कारण है। लैंडस्लाइड्स का खुद एक कारण डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण आपको लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलेंगी। आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ठीक है, ये कुछ अगर आप देखिएगा तो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिनके कारण क्या हो गया है कि जो एक्सटिंक्शन की जो प्रक्रिया है इन रिसोर्सेज की वो तेज़ हो गई है। ठीक है, मतलब एकदम तेज़ी से हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कुछ मेजर्स उठा सकते हैं। ठीक है, ताकि इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, बचा सकें, तो उसके लिए भी कुछ हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ देखिए मेजर कंसर्न्स भी यहाँ पे दे रखे हैं इनके। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ दैट पोचिंग। एक और जो इंपॉर्टेंट कारण है कि स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे हैं उसका एक कारण है पोचिंग। जानवरों को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जा रहा है। जानवरों को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए देखिएगा तो ट्रेड किया जा रहा है। ये दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती है। पोचिंग का क्या कारण है, रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। इसके कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज जो पाई जाती थी उसमें हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब तो काफ़ी सारे लॉज हैं, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि 0% हमें पोचिंग देखने को मिलती होगी पूरी पृथ्वी पे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी भी काफ़ी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको पोचिंग बहुत तेज़ी में, आपको भी पता है कि इलीगल ट्रेड होता ही है इनकी बॉडी पार्ट्स का। ठीक है, द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स।
किस लिए इनका देखिएगा इलीगल ट्रेड के लिए जो पोच करते हैं, किस लिए इलीगल ट्रेड होता है इनका, हाइड्स का, स्किन्स का, नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स के लिए इनको मार दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। देख रहे हैं कितने सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ इनके बॉडी पार्ट्स के लिए इन्हें मार दिया जाता है, ठीक है। अब ये राइनोसोरस को देखिए, इसका हॉर्न के लिए इसको बेचारे को मार दिया गया। तब ऐसे दृश्य देख के मतलब गुस्सा सा आता है कि क्या सिस्टम बना रखा है, मतलब क्या चीज़ है ये, सिर्फ एक मतलब हल्की सी प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के लिए, किसी की मतलब ख्वाहिश है कि जानवर का बॉडी पार्ट चाहिए तो उसके लिए मतलब ये गंदी चीज़ें, मतलब एकदम घटिया चीज़ें कहेंगे जो एकदम इंसान को गजब बर्बादी लेवल पे जो ले जाती हैं, वैसी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आपने पोचिंग देखा। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, अवेयरनेस फैला के, ठीक है। दीज कैन बी कंसर्ड बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस फैलाओ लोगों में, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ, ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल कह रहा हूँ, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं। एक मैं आपका लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं ये मैं आपको बताऊंगा, उस वीडियो में याद करवा दूंगा, एक ही वीडियो में आपकी वो याद हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, इंतज़ार करिएगा, जल्दी आएगी, 1-2 हफ्ते में आपकी वो लेक्चर आ जाएगा। आर मेड टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं। किस लिए बना सकते हैं, इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाना ही होगा, नहीं तो फिर यही दिक्कत हमें देखने को मिलती है। फिर हम क्रीक्स को कंजर्व कर सकते हैं, क्रीक्स यानी पानी वानी जहाँ पाया जाता हो, ठीक है। लेक्स वगैरह को कंजर्व कर सकते हैं, वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं। इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन, ठीक है। डिप्लीशन यानी जब अगर ये ख़त्म हुए उससे पहले यार इन्हें सेव कर लो, क्योंकि ये कि प्रीशियस रिसोर्स है, ठीक है, प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। जैसे हमने लैंड, वाटर, सॉइल पढ़ा था ना, मतलब समझ लीजिए कि उसी लेवल का आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और जब इसकी ऐसी हालत होगी तो इसमें गंभीर रूप से देखिए हमें विचार करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिनसे हम क्या कर सकें, इन्हें डिप्लीट होने से बचा सकें। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें फैलाने पड़ेंगे, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव आपको भी पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, 1 हफ्ते के लिए होता है आपका प्रोग्राम। ये शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। वन महोत्सव वगैरह हो गए, सोशल फॉरेस्ट्री जैसे प्रोग्राम्स हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। इनको हम रीजनल कम्युनिटी लेवल पे देखिएगा तो एनकरेज कर सकते हैं, स्कूल्स वगैरह में देखिएगा तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स देखिएगा, साइट्स आपकी, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपकी साइट्स, CITES, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एस्टैब्लिश किया है। किस लिए एस्टैब्लिश किया है, जिसमें आपकी जो सेवरल जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स और बर्ड्स की, उनके ट्रेड को प्रोहिबिट किया जाए। साइट्स का काम क्या है, रेगुलेट करना, इन जो साइट्स के अंदर जितनी भी आपकी स्पीशीज़ रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना इनके ट्रेड को। ऐसा ना हो कि इलीगल ट्रेड हो रहा हो, तो ये किसका काम है, साइट्स का। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो कंजर्व करना प्लांट्स और एनिमल्स को, ये क्या है, एवरी सिटीजन की एक एथिकल ड्यूटी है। ध्यान से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाइएगा, चलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा दूँ। पार्ट 4A में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उसमें अगर आप 51A का है, उसमें अगर G पॉइंट अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या लिखा गया है, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना, क्या, एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें आपके क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक ड्यूटी है आपकी इंडियन सिटीजन की, इन सब को प्रोटेक्ट करना। फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि ये इन जानवर को, एनिमल्स वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इट्स एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। आगे चलते हैं आपका, एक देखिएगा साइट्स क्या है, इसको भी हम देख लें। साइट्स द कन्वेंशन ऑन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, कभी फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि साइट्स की आखिर फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। साइट्स की देखिएगा तो फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है।
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये आपकी साइट्स की फुल फॉर्म है, ठीक है। रेगुलेट करता है फ्लोरा एंड फौना की जो इलीगल ट्रेड वगैरह होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सरकारों के बीच में साइन की जाती है, ठीक है। इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पाइसमैन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। क्या है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह होता है जो एनिमल्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए जो ट्रेड हो रहा है उसके कारण क्या हो वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाए, ठीक है। अब ट्रेड हो रहा है, पता चला कि प्रॉफिट इतना हो रहा है कि चलो ट्रेड बढ़ा दिया, तो ये और ट्रेड बढ़ाने से उनके सर्वाइवल पे दिक्कत आ गई, तो ये इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, साइट्स करती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, रफली 5000 आपको स्पीशीज़ के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5000 स्पीशीज़ के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, 28,000 स्पीशीज़ के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा तो बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्काइड्स एंड अलोज आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो साइट्स के अंदर आपके प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया फिनिश, तो मज़े लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। और एक ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज़रूरी, आपके लिए अवेयरनेस फैलाइए यार, ठीक है। खुद भी अवेयर होइए, काम करिए, मेहनत करिए इसके प्रति, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड देखिएगा तो हम रहते पृथ्वी पे ही, अब इसी को अगर हम अपने घर की बैंड बजा देंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। आपको भी पता है घर के अगर आप अपने घर को अगर आप गंदा करते होंगे तो पता नहीं क्या होता है, मम्मी आपको थूड़ देती होगी, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे तो आपको कोई थूड़ने वाला है नहीं, तो आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और इन चीज़ों को, सेव ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओगे यार जंगल बच जाएंगे, जंगल बचेंगे तो वाइल्ड लाइफ बचेंगी, और अगर ये तीनों चीज़ें बच गई तो पृथ्वी तो यार बची रहेगी, ठीक है। तो सेव ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ एंड सेव अर्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, ठीक है। 4 ने इस लेक्चर को किया डिटेल में, हर पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कराया आपको, ठीक है। वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को। कल मिलेंगे दोस्तों हम क्लास 8th की आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।